आज हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ रूल्स के बारे में। रूल 27 ये बता रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज where the consideration is not wholly in money। कंसिडरेशन पूरा मनी में नहीं आया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लोग VOS लिखेंगे। क्या पकड़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई को? पहले आप देख लीजिए ओपन मार्केट वैल्यू OMV है कि नहीं। अगर OMV आपको नहीं मिलता है तो जितना मॉनेटरी टर्म्स में रुपया आया वो ले लीजिए और नॉन मॉनेटरी पार्ट का इक्विवेलेंट मॉनेटरी पार्ट बना लीजिए। कितना हो सकता है इक्विवेलेंट मॉनेटरी अमाउंट? अगर ये पॉसिबल नहीं था तो ये आया, ये पॉसिबल नहीं है तो थर्ड पोर्शन है लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी, एकदम लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो उसका क्या वैल्यू आता है वो देख लेंगे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, रूल 30 में जाएंगे। रूल 30 के हिसाब से इसका वैल्यूएशन करेंगे। रूल 30 क्या बताता है? जो गुड्स का कॉस्ट होगा उसका 110% लगा देना है। अगर रूल 30 भी नहीं पॉसिबल है तो रूल 31 लगाना है। रूल 31 क्या बताता है? रीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर मतलब जीएसटी का ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में जितने प्रोविजन है सबको यूज में लेकर इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब ऑप्शन 2 सप्लायर ऑफ सर्विस। हमने बताया रूल 30 पॉसिबल नहीं है तो रूल 31 में आना है, लेकिन सप्लायर ऑफ सर्विस में ऑप्ट रूल 31 बाय अवॉइडिंग रूल 30। वो चाहे तो रूल 30 को छोड़कर डायरेक्टली रूल 31 में आ सकता है। तो ये था मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी पार्ट का अगर मिक्सिंग होता है तो तब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक मोबाइल के दुकान में मोबाइल खरीदने गया। मेरे पास एक ओल्ड मोबाइल था। मैंने बोला कि भैया इसको एक्सचेंज करके मुझे ये फोन चाहिए। उसने मेरे से बोला कि आप 20,000 दे दो आपका हो जाएगा। एक्सचेंज के बाद 20,000 मांगा मेरे से, मैंने दे दिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? नॉर्मली वो कोई भी कस्टमर को बिना एक्सचेंज में नॉर्मल अगर मोबाइल सेल करता है तो 22,000 में सेल करता है। तो यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू क्या हो गया? 22,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे 22,000 माना जाएगा। अच्छा,
अब मान लेते हैं मैं एक कंप्यूटर प्रिंटर का मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे मालूम है मेरा प्रिंटर का कॉस्ट क्या होता है। मैं एक कंप्यूटर की दुकान में गया और मैंने बोला मुझे एक लैपटॉप चाहिए। मैंने उसके एक्सचेंज में एक प्रिंटर देना चाहा, वो ले लिया और मेरे को बोला आप 40,000 दे दो। और प्रिंटर का कॉस्ट मुझे मालूम था 4,000 होता है, तो कितना हो गया 44,000 हो गया यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये रूल 27 को मैंने डिस्कस किया। अब आता है रूल 28। रूल 28, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। टू डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन other than through an agent। ध्यान रखना इस चीज को। तो इस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है जानते हैं। पहला कंडीशन आप ओएम भी देख लो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी। वो भी नहीं मिला, रूल 30 वो भी नहीं मिला, रूल 31। ठीक है। अब यहां पे सप्लायर के पास एक ऑप्शन रहता है, ऑप्शन टू सप्लायर। क्या ऑप्शन रहता है? उसे मालूम है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसे भी बेच रहा है, उसका इंटेंशन क्या है कि इस प्रोडक्ट का रीसेल करेगा। तो रीसेल करते समय वो एक अनरिलेटेड पर्सन से, मान लीजिए उसका वो इसको लेकर रीसेल करने वाला है, तो रीसेल करने में वो एक अनरिलेटेड पर्सन से सेम काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट उसका क्या वैल्यू चार्ज करता है, क्या काइंड, इस काइंड क्वालिटी का प्रोडक्ट वो क्या वैल्यू चार्ज करता है। तो सप्लायर क्या करेगा, अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेगा 90% ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं रूल 29 में दूंगा। तो चलिए 28 खत्म हो गया। अच्छा, और एक चीज है, यहां पे एक चीज बता देता हूं। अगर रिसिपिएंट को recipient is eligible for ITC, then invoice value is value of supply। ये ध्यान रखना है। अगर उसको वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो उसे इनवॉइस वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करना है। अब आईटीसी के लिए कौन एलिजिबल होता है, उसके लिए मैंने एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का वीडियो बनाया, उस पर आप देख सकते हैं। रूल 28 हो गया। अब चलता है रूल 29 में। रूल 29
वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। ध्यान दीजिएगा, वहां पे मैंने रेडिंग से बता दिया था कि वहां पे एजेंट नहीं है, एजेंट यहां पे आएगा। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? नंबर 1 ओपन मार्केट वैल्यू, नंबर 2 जो मैंने अभी 28 में इस जगह पे बताया था कि सप्लायर को मालूम है वो जो एजेंट है वो लेकर उसको रीसेल करेगा। एजेंट क्या करेगा? रीसेल करेगा अनरिलेटेड पर्सन को लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो वो एक जो वैल्यू चार्ज करेगा तो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 90% ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, ये भी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। और अगर ये वाला नहीं हुआ तो ये ऑप्शन ले सकता है वो। अगर वो लेना नहीं चाहे तो उसे रूल 30 में जाना है, और वो भी नहीं होता है तो रूल 31 में चला जाएगा, जाकर अपना वैल्यूएशन करवा लेगा। ठीक है, अब हम लोग उस एजेंट का जो एग्जांपल देने वाले थे वो हम यहां पे साइड में दे देते हैं। सप्लायर ने एजेंट को मान लीजिए ग्राउंड नट भेजा। एजेंट उस ग्राउंड नट को उसी तरह का ग्राउंड नट वो रीसेल करता है 5,000 रुपीज पर क्विंटल। कोई एक और सप्लायर है जो उस एजेंट को 4,550 रुपया में ग्राउंड नट सप्लाई कर रहा है। अब इस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखिए, ये तो मुझे मिल गया एक वैल्यू 4,550। इस सप्लायर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई एक तो मिल गया 4,550, और सेकेंडली उसने लाइक काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बेच रहा था 5,000 रुपया पर क्विंटल में। तो इन दैट केस वो 5,000 का 90% ले सकता है, मतलब 4,500 भी तो ले सकता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो दोनों पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये था रूल 29। अब रूल 30 और 31 मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो ये मैंने रूल 27, 28, 29, 30 और 31 डिस्कस कर दिया।